हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के जो जो मेन टॉपिक है मैं उनके बारे में भी है बातें करूंगा, क्योंकि ये बर्न सूट है तो बर्न सूट में है ज़्यादा मैं फालतू की बातें मैं नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे मेन जो भी पॉइंट है मैं उसके बारे में बातें करूंगा। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो ब्रांच ऑफ साइंस होता है जिसमें हम लोग है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बातें करेंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्जेस बाय व्हिच इलेक्ट्रिक करंट passes through them, that is called the electric current. Okay, the flow of charges, the flow of charges or flow of electron through a conducting material, that is called the electric current. इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं और I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम होती है। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, वाइल टाइम को हम लोग T से डिनोट करते हैं और हम लोग चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करने के बाद हम लोग है चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं। क्या चीज में मेजर करते हैं? कूलम में मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइम को अगर देखा जाए तो टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो गया। और Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी भी लिख सकते हैं और T इज इक्वल टू क्यू अपॉन हम लोग I भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूले और होते हैं Q इज इक्वल टू एन होते हैं, जहां पे n जो होता है वो क्या होता है? n जो होता है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, वन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक Q इज इक्वल टू एन हो गया और Q इज इक्वल टू एन इंटू इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। क्या होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। तो Q इज इक्वल टू एन से फॉर्मूला हम लोग ये निकाल सकते हैं। ओके, 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 टू द पावर -3 एम्पियर के बराबर आता है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है और आपके न्यूमेरिकल में भी ये पूछता है। तो जब तक आपको ये वैल्यू नहीं पता होगी तो आप एम्पियर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको दिया रहेगा कि आपको एम्पियर में बदलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिली एम्पियर दिया रहेगा, तो आप है एम्पियर में कैसे बदलोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 टू द पावर -3 एम्पियर होती है और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 टू द पावर -6 एम्पियर होती है। ओके, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक करंट था, ये वाला इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिए। ये 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो गया। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होते हैं। तो ये दोनों आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। दो तरीके का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और उसके पास है डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिसिटी के पास है आपका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, फिर भी इसको हम लोग है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी में रखें। तो है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, अब हम लोग 1 एम्पियर पढ़ लेते हैं। तो 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing through a conducting material in 1 second, that is called the 1 ampere। आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर आपके फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हो उसकी डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होती है। तो 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टिंग मटेरियल इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड द
1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम लोग इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो 1 एम्पियर देखा जाए तो हम लोग, आपको पता है वहां पे बता चुके हैं हम आपको कि चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं, सर्किट में आते हैं। सर्किट क्या होती है, ठीक है। सर्किट जो होता है वो एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है। क्या होता है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसके द्वारा करंट है जो कि पासेस किया जाता है। यानी सर्किट इज ए क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक, क्या, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत सारे कंपोनेंट्स होती है। ठीक है, जैसे रेसिस्टर होता है, आपको बल्ब होता है, बल्ब को भी हम लोग बोल सकते हैं। तो बल्ब होता है, आपका अमीटर होता है, आपका गैल्वेनोमीटर होती है, वोल्ट मीटर होता है, स्विच होता है, बहुत सारे चीजें होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट passes through them is called इलेक्ट्रिक करंट। एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पासेस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक ओपन सर्किट होता है, दूसरा क्लोज सर्किट होता है। क्या होता है, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। ओपन सर्किट का ये डायग्राम है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपका क्लोज सर्किट का ये डायग्राम है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का। जैसे देखिए, ये सेल है, सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बैटरी है, बैटरी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, और कनेक्टिंग वायर है, स्ट्रेट में होता है, ये कनेक्टिंग वायर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। और वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, ये देखिए वायर विथ ज्वाइंट है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी ए वायर ज्वाइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, एक वायर जो स्ट्रेट है और एक बार इसके ऊपर से क्रॉस कर करके चला गया, तो बिना ये किसी तरीके से कांटेक्ट किए ऊपर से पासेस हुआ, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ए वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्टिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्टिंग बोलेंगे। इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है या रेजिस्टर, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। और अमीटर जो होता है वो इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। वोल्ट मीटर को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो अमीटर जो होता है वो सर्किट में लगाया जाता है, वो भी सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, और सीरीज में लगाया जाता है अमीटर को, और अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए कि कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है। तो अमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the amount of current that passes through a electric circuit। ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है वो भी एक डिवाइस होता है। वोल्ट मीटर इज ऑल्सो ए डिवाइस which is used to measure the potential difference that passes through a circuit। तो किसी भी सर्किट में कितना अमाउंट में वोल्टेज पासेस कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि एमीटर का इस्तेमाल हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो ए डिवाइस which is used to detect the presence of the electric current flowing through a circuit। किसी भी सर्किट से करंट पासेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए कि सर्किट में है इलेक्ट्रिक करंट पासेस हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर इज ऑल्सो डिवाइस which is used to detect the presence of the current in a circuit। ओके, तो गैल्वेनोमीटर भी मैं बातें कर लिया, एमीटर के बारे में भी मैं बातें कर लिया, और वोल्ट मीटर के भी बातें कर लिया। वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है वो ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाइल एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आपको ये 1 मार्क्स में पूछ सकता है मे बी। ठीक है, अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में बातें कर लेते हैं। जॉर्ज साइमन ओम्स एक साइंटिस्ट है उन्होंने एक लॉ दिया था। ठीक है, तो लॉ उन्होंने क्या दिया था, इन ओम्स लॉ स्टेट्स दैट a current is passing through
a current is passing through in a conducting material is directly proportional to the potential difference through across a conducting material when temperature remains constant। अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा तो जो वोल्टेज होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और करंट भी होगा जो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड I इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं इसको? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक के दूसरे के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव होता है तो उसके बदले में कुछ न कुछ कांस्टेंट टर्म आता है, और वो कुछ न कुछ कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पे भी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ आया है, और वो क्या आया है? तो रेसिस्टेंस आया है। क्या आया है? रेसिस्टेंस आया है। तो V इज इक्वल टू आई आर होते हैं। क्या होते हैं? V इज इक्वल टू आई आर होते हैं। तो हम लोग क्या इसको R इज इक्वल टू V अपॉन आई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आई आर मल्टीपल के फॉर्म में है, तो I डिवीजन के फॉर्म में जाएगा, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, यानी दो फॉर्मूले हो गए। और I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं। ओके, वोल्टेज को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं? तो वोल्ट में मेजर करते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं? रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, एंड करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो आपको अगर कोई दो भी न्यूमेरिकल में अगर आपको दो वैल्यू कोई दे देगा तो थर्ड वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय दिस यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला से आप है निकाल सकते हो किसी भी थर्ड का वैल्यू। ओके, चलिए अब हम लोग रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है जो कि है करंट को फ्लो करने में अपोजिस करता है, यानी बाधा डालता है। जब भी कंडक्टिंग मटेरियल से करंट जब पासेस करवाते हैं तो एक रेसिस्टेंस हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो करंट को फ्लो करने में रेसिस्ट करता है, यानी कि बाधा पहुंचाता है। ओके, तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू which it opposes the flow of current through it is called resistance। रेसिस्टेंस को हम लोग है ओम में मेजर करते हैं। तो हर एक कंडक्टिंग मटेरियल का एक अपना एक प्रॉपर्टी होता है, और जो करंट को अपोजिट करता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, वाइल SI यूनिट जो रेसिस्टेंस होता है वो ओम होता है। ओके, क्या होता है? ओम। ओम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और ओम को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑन विच फैक्टर, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑन विच फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो किस किस फैक्टर्स पे है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे है जो कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है? तो बहुत सारे फैक्टर होती है जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस कमेगा और बढ़ेगा। अगर सेम अगर कंडक्टिंग मटेरियल है और इसका लेंथ अगर बढ़ा देंगे, सेम की बातें कर रहे हैं, सेम अगर है कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, अगर आप इसको डबल कर देंगे तो इसका करंट भी इंक्रीज होगा। अगर आप इस सेम कंडक्टिंग मटेरियल को आप है डिक्रीज कर देंगे लेंथ को, तो इसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका है क्या बढ़ेगा? रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अगर है लेंथ कमाएंगे तो रेसिस्टेंस भी कमेगा। ठीक है, तो सेम की मैं बातें कर रहा हूँ, रेसिस्टेंस फिर भी हम सेम कंडक्टिंग मटेरियल की बातें कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की अगर बातें बोला जाए तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी मोटाई, थिकनेस। ठीक है, अगर थिकनेस बढ़ाएंगे
तो रेसिस्टेंस क्या होगा आपका कम जाएगा। अगर थिकनेस है घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी हम लोग है कंडक्टिंग मटेरियल का, ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस जो होगा वो घट जाएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई हम लोग कमा देंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो ये आपस में कोलिजन जो होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो पासेस करेगा तो इसके बीच में कोलिजन कम होगा। कब, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ा दोगे तब। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ा दोगे तो कोलिजन भी कम होगा, तो कोलिजन कमेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे तो। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करोगे तो आपस में है फ्रीक्वेंटली है जो कि इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे, फ्रीक्वेंटली है आपस में कोलाइड करेंगे, जिसके कारण इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस घटता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाने पे रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। हाँ, हम पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि हर एक मटेरियल का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग होने के कारण उसका रेसिस्टेंस भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो किस तरीके का कंडक्टिंग मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उस कंडक्टिंग मटेरियल का रेसिस्टेंस की कितना होगा। ठीक है, तो नेचर ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल पे डिपेंड करता है। आप एल्युमिनियम ले लोगे, आप है कॉपर ले लोगे, ठीक है, आप सिल्वर ले लोगे, आप गोल्ड ले लोगे, है सभी मेटल ही है, बट सभी का अलग अलग रेसिस्टेंस होगा। क्योंकि आप है अलग अलग है मटेरियल लिए हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हर एक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस होता है और नेचर पे भी तो डिपेंड करता है ना। रेसिस्टेंस जो था वो नेचर पे भी तो डिपेंड करता है। तो अगर नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस नेचर पे जब डिपेंड कर रहा है तो नेचर पे डिपेंड कर रहा है तो मतलब मटेरियल अलग लेने पे तो रेसिस्टेंस भी तो चेंज होगा ना यहाँ पे। तो रेसिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हाँ, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कमेगा। लेकिन अगर आप कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स है कि अगर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और अगर कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस भी कमता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म की अगर बात किया जाए, है ना, रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड द रेसिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पे आर जो होगा वो क्या होगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। और आर जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आपका आर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वाई नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब अगर है कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है तो कोई ना कोई है क्या आता है, आपका कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आता है और वो कांस्टेंट टर्म कौन होगा, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या होगा, रो होगा, रो बाई एल, रो एल बाई ए हम लोग लिख सकते हैं। रो जो होगा यहाँ पे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होगा, क्या होगा, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होगा, है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होगा। तो रो बाई एल स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी हो गया। तो ओवरऑल हमारे फॉर्मूले क्या आ गए, ये एल बाई ए आ गए, एल बाई ए आ गए। तो हम लोग क्या, आर है जो कि रेसिस्टेंस है, तो रो बाई क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, रो बाई आर इंटू ए बाई एल नहीं लिख सकते हैं। आर जो है रेसिस्टेंस है ना, आर जो है रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस को हम लोग क्या, ओम में मेजर कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया है
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसको मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, और एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। क्या मीटर से मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। क्या आ गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, क्या आ गया, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर आ गया। अब रेसिस्टिविटी होता क्या है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेसिस्टिविटी ऑफ ए रॉड, यानी कि रेसिस्टिविटी ऑफ किसी भी सबस्टेंस का न्यूमेरिकली इक्वल होता है रेसिस्टेंस, रॉड के रेसिस्टेंस के इक्वल होता है कौन, रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब that substance which is 1 meter long and 1 meter square in cross sectional unit resistivity। अभी यहाँ पे मैं बातें कर रहा था कि कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी आप कंडक्टिंग मटेरियल लेते हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के 1 मीटर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर, 1 लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर में जो रेसिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रॉड दैट सबस्टेंस विच 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बता दिया और आपको क्या बता दिया है, आपको एसआई यूनिट बता दिया। ओके, तो यहाँ तक मैं आपको रेसिस्टिविटी बता चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि द वर्क डन बाय ए बॉडी फ्रॉम ए टू द पॉइंट बी इन पर कूलम ऑफ चार्जेस दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो B इज इक्वल टू जो होता है वो W बाई Q होता है, तो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग है वोल्टेज में मेजर करते हैं। क्या करते हैं, वोल्टेज में मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज में यानी वोल्ट में मेजर करते हैं, तो V इज इक्वल टू W बाई Q हो गया। ठीक है, तो W को मेजर करते हैं जूल में, Q को मेजर करते हैं कूलम में। W इज इक्वल टू जो होता है वो V Q होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका W जो होगा V के मल्टीपल में होगा, तो इसको हम लोग इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू V अपॉन V Q होगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू V Q हो गया और Q इज इक्वल टू W बाई V। आपको पता है कि वोल्टेज V जो वोल्टेज है उसको वोल्ट में मेजर करते हैं, W जो है उसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, अब दो टाइप्स के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और दूसरा जो होता है वो डीसी होता है, यानी डायरेक्ट करंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग है एसी से डिनोट करते हैं और डायरेक्ट करंट को हम लोग डीसी से डिनोट करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इट इज ए करंट in which change its polarity in equal interval of time. It is a current which changes its polarity in equal interval of time. AC जो होता है अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपना पोलरिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज करते रहता है। ठीक है, यानी एक बज जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपना पोलरिटी को चेंज करते रहता है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अपना पोलरिटी चेंज करता है, बट डायरेक्ट करंट में जो होता है इट फ्लोज इज वन डायरेक्शन एंड इट नॉट चेंज इट्स पोलरिटी। ये अपना पोलरिटी को चेंज नहीं करता है, ये यूनिक डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, बट अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा चीपर होता है इन कंपेरिजन टू द है डायरेक्ट करंट के। डायरेक्ट करंट को ले जाने में एक जगह से दूसरी जगह में अनकंफर्टेबल थोड़ा होता है, लेकिन एसी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजी होता है, इसलिए हम लोग डे टू डे लाइफ में अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बातें कर लेते हैं। अब हम लोग बातें चलिए
तो अब हम लोग बातें कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें कर लेते हैं। तो आरएस यानी देखा जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होता है वो आपको सीरीज में कनेक्शन होते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होता है वो पैरेलल में कनेक्शन होते हैं। तो सीरीज में कनेक्शन जो होते हैं उसके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग आरएस फॉर्मूला जो होता है यानी आर सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो फॉर्मूले होते हैं वो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए होता है। ये देखिए आपका जो एक कनेक्शन है R1 R2 R3 करंट यहाँ से पासेस करेंगे तो ये हमारा R1 R2 जो है वो सीरीज कनेक्शन में है। क्या है? सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन में हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो सीरीज में देखा जाए तो सीरीज कनेक्शन में जो करंट जो होती है वो क्या होता है? सेम होता है। करंट जो होता है वो सीरीज कनेक्शन में सेम होता है, जबकि वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होता है। तो ये एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो सेम होता है, भाई वोल्टेज जो होता है वो आपका क्या होता है? डिफरेंट होता है। यानी रेजिस्टेंस 1 में, रेजिस्टेंस 2 में, रेजिस्टेंस 3 में, हर एक में करंट जो होगा वो सेम होगा। किसमें है? सीरीज कनेक्शन में। वाई R1 R2 R3 में जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। आपका क्या होगा? वोल्टेज जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज जो आपको क्या होगा यहाँ पे? डिफरेंट होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए करंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट। सीरीज कनेक्शन में याद रखेंगे सेम होता है करंट बट डिफरेंट होती है वोल्टेज। पैरेलल कनेक्शन की अगर बात बोला जाए तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जो भी रेजिस्टर कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल कनेक्शन में जब कनेक्टेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ये देखिए आप, ये R1 R2 R3 है। पैरेलल कनेक्शन का इस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, यानी हर एक रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है। हर एक रजिस्टर जो होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अभी हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होती है वो कनेक्टेड जो होता है वो आपका पैरेलल कनेक्शन होता है। वाइल अगर हम लोग बातें करें कि जैसे डेकोरेटिंग बल्ब जो हम लोग दीपावली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, हमारा फ्यूज हो गया, ये सभी जो होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। वाइल जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घरों में होते हैं कनेक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है कि आपका पैरेलल कनेक्शन में होता है। अगर एक कोई भी रजिस्टर खराब हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो गया है तो एक इसका एडवांटेज है कि ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क इन प्रॉपर वे। ठीक है, अगर किसी भी रेजिस्टेंस में कोई डिफेक्ट आ गया तो सारे जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं पैरेलल में वो अच्छे से प्रॉपर वे में वर्क करेंगे। बट सीरीज में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक है रजिस्टर खराब अगर हो जाता है या कोई एक बल्ब डेकोरेटिंग बल्ब खराब हो जाता है, अगर डेकोरेटिंग बल्ब की बात किया जाए तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो सारा बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है सीरीज का और ये एडवांटेज है आपका क्या? आपका पैरेलल कनेक्शन का। तो हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन होती है। ठीक है, तो ये हो गया। वोल्टेज की अगर बात बोला जाए तो पैरेलल कनेक्शन में देखा जाए तो वोल्टेज जो होता है पैरेलल कनेक्शन में वो सेम होता है बट करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है हमारे घरों में जो पैरेलल कनेक्शन होती है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे घरों की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है ना, करंट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन अगर वोल्टेज की बातें बोला जाए तो T20 से लेकर के T40 तक है ना, 220 से लेकर के 240 तक की वोल्टेज सप्लाई किया जाता है हम लोगों को घरों में। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात बोला जाए तो 50 हर्ट्ज तक किया जाता है। कितना? तो 50 हर्ट्ज तक किया जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं हर्ट्ज में। और अगर बातें किया जाए वोल्टेज को तो T20 से लेकर के 240 तक वोल्टेज होती है हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है बट करंट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कंडक्टिंग मटेरियल से करंट को पास करवाते हो, देख लेते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग आप इलेक्ट्रिक जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल से
जब भी आप करंट को पास करवाओगे तो सम इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीट के फॉर्म में डेसिपिएट होता है। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल से जब आप करंट को पास करवाओगे तो कुछ जो करंट जो होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपिएट होता है, और जो हीट के फॉर्म में जो डिसिपिएट होता है जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल जो होती है वो पूरे तरीके से हीट हो जाता है, और उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हीट किसके कारण किया है, तो करंट के कारण किया है, क्योंकि जब भी करंट को पास करवा रहे हैं ना तभी तो वो हीट कर रहा है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन passes the electric current in a circuit, the electric current dissipate in the form of heat. This effect of current is called heating effect of electric current. अगर देखा जाए तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन देखा जाए तो ये क्या होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू द स्क्वायर ऑफ द करंट की। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के, यानी हीट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट के। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो रेसिस्टेंस, ये हीट जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंडक्टर के। तो हीट जो होगा वो डायरेक्टली, अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस कमाएंगे तो हीट भी कमेगा। ठीक है, अगर करंट बढ़ाएंगे है ना, अगर ज्यादा से ज्यादा करंट बढ़ाएंगे तो हीट भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द, नॉट ओनली I, अ स्क्वायर ऑफ द करंट। ओके, यहाँ पे तो जब रेसिस्टेंस आप बढ़ाएंगे कंडक्टिंग मटेरियल का तो आपका हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड है जो आपका देखा जाए तो H है ना, H जो होगा अगर टाइम आप बढ़ाते हैं तो हीट भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि आप रेसिस्टेंस बढ़ाए तो हीट बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन अगर जितने देर तक है उससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट पासेस होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हीट होगा। अगर टाइम कमाएंगे तो हीट भी कमेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन अगर करते हैं तो ओवरऑल जो हमारा फॉर्मेशन होता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। क्या होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। इसको हम लोग I स्क्वायर RT लिख सकते हैं। तो हमारा जो हीट का जो फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को तो ये बताएंगे। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आएगा तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT को यूज कर करके आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे W इज इक्वल टू, हीट जो होता है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। तो वर्क होता है ना, वर्क जो डन हो रहा है, तो जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू VIT लिख सकते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग V इज इक्वल टू IR लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT भी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो V इज इक्वल टू IR। अब देखिए आपको पता है यहाँ से इक्वेशन से हम आपको बताएं V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या आ गया, QV। तो Q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, IT। यानी कि हम लोग V, आपको पता I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, तो हम लोग Q इज इक्वल टू IT नहीं लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT लिख सकते हैं ना। तो यही तो Q का वैल्यू दिया है, ये IT। ठीक है, Q का वैल्यू दिया, तो ये देखिए यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT हो गया ना यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला ओवरऑल हमारा क्या आ गया, I स्क्वायर RT आ गया। अभी देखिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स हम लोग है कॉमर्शियल यूनिट जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट जो पासेस होती है तो उस एनर्जी को जो हम लोग मेजर करते हैं वो किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। किलो वाट आवर को हम लोग kWh से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 36 पे कितने जीरो है, 5 जीरो हो गए, इतने जूल्स होते हैं। तो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख है। ठीक है, 36 लाख जूल होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग है साइंटिफिक नोटेशन में अगर देखें तो इसका क्या आ जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन 3.6 × 10⁻⁶ जूल आ जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल होती है। ठीक है,
अभी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को देख लेते हैं। P इज इक्वल टू जो होता है वो W/T होता है, ठीक है। जितना है एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को तो हम लोग पावर बोलते हैं, है ना। तो W इज इक्वल टू W/T हो गया, I² R हो गया, ठीक है। तो I² आ गया। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग I² इस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव किए, तो P इज इक्वल टू I² भी होते हैं, P इज इक्वल टू I² R हो गया। अभी यहाँ पे है P इज इक्वल टू V² R आया है, तो कहीं ना कहीं डेरिवेशन कर करके आया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला तो हो गया P इज इक्वल टू VI हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू I² हो गया, और तीसरा फॉर्मूला हो गया V² और P इज इक्वल टू W। तो एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये हो गया, यानी तो पावर का 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अभी 1 किलोवाट इक्वल टू जो होता है वो 1000 वाट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और 1 HP इक्वल टू 746 वाट होती है। क्या होती है? 746 वाट होती है। अब हम लोग फ्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। फ्यूज जो होता है वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जिसके द्वारा है वो इलेक्ट्रिक करंट पासेस होता है। तो फ्यूज इज इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम इन आवर हाउस होल्ड, ठीक है। हमारे घरों में जो होती है, जो पोल पर से आता है तो हमारे मीटर में है जो कि फ्यूज लगे हुए होते हैं, और यही फ्यूज जो होता है वो लगा हुआ होता है, उसी फ्यूज से हमारे घरों तक पहुंचता है क्या? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में पहुंचता है। अगर फ्यूज में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पासेस हमारे घरों में हो रहा है तो फ्यूज क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक और सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को पासेस करने की ही कैपेसिटी होती है। फ्यूज जो होता है वो अलॉय का बना हुआ होता है, लेड और टीन का बना हुआ होता है, और आपको पता है अलॉय का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है ना, और उसकी रेसिस्टिविटी फ्यूज का भी, उसकी रेसिस्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अलॉय का रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, हाई रेसिस्टिविटी होगी। तो हाई रेसिस्टिविटी होने के कारण, लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण जब इससे करंट जब पासेस होंगे, है ना, जब करंट पासेस होंगे तो डेफिनेट रूप से है ये कहीं ना कहीं मेल्ट करेगा, और जब कहीं ना कहीं मेल्ट होगा तो सर्किट ब्रेक होगा। सर्किट ब्रेक होगा तो फर्दर है करंट पासेस ही नहीं करेंगे, और जब फर्दर करंट पासेस नहीं करेंगे तो हमारे घरों में क्या होगा? जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाएंगे, ठीक है। तो याद ये रखेंगे कि फ्यूज होता है वो लेड टीन के एलॉय का बना होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे मतलब हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग ओवन वगैरह बनाने में, हम लोग हीटर वगैरह, है ना, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही वर्क करता है। हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, है ना, ये सब भी जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। अभी बल्ब भी देखा जाए तो बल्ब जो भी होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिसका काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो भी वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। और जब भी करंट पासेस करवाते हैं बल्ब से तो वो हीट और लाइट भी हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो ओनली वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। हमारे घरों में जो सर्किट होता है ना, उसमें 3 तरीके के वायर होते हैं। क्या होते हैं? 3 तरीके के वायर होते हैं। एक रेड वायर होता है ना, और एक ग्रीन वायर होता है, और एक ब्लैक वायर होता है। रेड वायर जो होता है वो क्या होता है आपका? रेड वायर जो होता है वो रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर होता है, यानी कि जो हमारे पोल पर से जो आते हैं करंट वो रेड वायर होता है, और रेड वायर जो होता है वो लाइव वायर होते हैं, ठीक है। और उसके ब्लैक वायर जो होते हैं वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। और आपका क्या होता है? ग्रीन वायर जो होता है वो अर्थिंग के लिए, अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ग्रीन वायर अर्थिंग को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है। रेड वायर आपको बता दिए लाइव वायर होता है, और ब्लैक वायर जो होता है वो आपको क्या करता है? न्यूट्रल, ठीक है। तो रेड वायर हम लोग क्या बोल दिए? लाइव वायर, है ना। ब्लैक वायर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और आपका ग्रीन वायर जो होता है
वो आपका क्या होता है, ग्रीन वायर जो होता है वो आपको अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे घरों में 3 तरीके के वायर होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो अब बोरॉन वायर को लाइव वायर बोलते हैं। पहले ट्रेडिशनल था तो हम लोग है रेड को लाइव वायर बोल रहे थे, बट अब जो देखा जाए तो अब के ज़माने के अनुसार यानी इंटरनेशनल के अनुसार अब बदल करके क्या कर दिया गया है, बोरॉन वायर को भी लाइव वायर बोला गया। ठीक है, तो ये बता दिया गया। आपको और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कंडक्टर होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, है ना, और आपका क्या पासेस करते हैं। तो सुपर कंडक्टर जो होता है उसकी रेसिस्टिविटी जो होता है वो 0 होता है, जबकि इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण उससे करंट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में पासेस होते हैं। इंसुलेटर का, सुपर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उसको सुपर कंडक्टर बोलते हैं, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है जो कि पासेस होते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच के पार्ट होता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी जो होता है वो आपका सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको है 1 शूट में मैं इतना तक बता दिया, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपका एग्जाम है तो जाइए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।